इलियट वेव थियरी के चैप्टर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उसी का ही कंटिन्यूशन पार्ट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि इलियट वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके प्राइस और टाइम का प्रेडिक्शन किया जा सकता है, और ये एक नेचुरल थ्योरी है, यानी ये जो है नेचर में हर जगह पर अप्लाई करके देखी जा सकती है। तो उसी का ही अब हम एक्सटेंशन इस पार्ट में देखेंगे। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलियट वेव है उसका मेनली स्ट्रक्चर कैसा होता है। पिछले वाले में तो हमने जाना था कि कौन कौन से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे हमारा माइंड चेंज हो जाता है, पर इस वाले में हम ये जानेंगे कि वो एक्चुअल में यदि उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यदि हम देखना चाहें कि वो जो इवेंट है, कोई भी एक इवेंट की जो साइकिल होती है वो किस तरह से काम करती है नेचर में, तो हम उसी को आज जानेंगे। तो नेचर में कोई भी जब घटना होती है तो उसकी शुरुआत आशा से होती है, और वो जो खत्म होती है साइकिल, वहाँ अहंकार आ जाता है। यानी कि सबसे पहले होप से स्टार्टिंग होती है, कोई एक इच्छा स्टार्ट होती है, या फिर हम अपने अंदर, हमारे अंदर कोई डिज़ायर आता है या फिर कोई आइडिया आता है, उसको हम चेस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब हमें ये लगने लगता है, या प्रकृति में कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो उसमें यही होता है कि जब किसी चीज़ की अति होने लगती है, एक्सेस होने लगता है, तब वहाँ से वो चीज़ खत्म होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि हम आम जिंदगी में भी महसूस करते हैं, पहले हम किसी चीज़ की आशा करते हैं और बाद में जब आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो चीज़ सक्सेस हो जाती है तो उसके बाद एक ऐसा फेज भी आता है जब निराशा शुरू हो जाती है। तो ये दो अलग अलग साइकिल्स होती हैं। ये कैसे काम करती है इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। शुरुआत में जब ये साइकिल शुरू होती है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। यानी कोई भी इवेंट होने से पहले हमेशा एक डाउट बना रहता है, पर थोड़ी बहुत आशा भी होती है कि क्या ये चीज़ हो पाएगी। और जब वो साइकिल खत्म होने वाली होती है तो उसकी पहचान इसी चीज से होती है कि आखिरी आखिरी फेजेस में इस टाइप की फीलिंग आने लगती है कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूं, या ये जो इवेंट है ये हमेशा ही चलता रहेगा। यानी जो एक्सेस वाला जो फेज होता है, जो नहीं होना चाहिए, तो उसी जगह के आसपास इस चीज के इंडिकेशन आते हैं कि ये जो पूरी साइकिल है वो खत्म होने वाली है। तो नेचर की इवेंट साइकिल जो होती है उसको इसमें हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आशा आती है, यानी हम किसी भी चीज को करने के लिए पहले एक आइडिया बनाते हैं। कोई भी इवेंट अगर होता है प्रकृति में भी, तो सबसे पहले एक आशा होती है कि क्या ये चीज़ होगी। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे यदि हम कोई नया काम करना शुरू करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो कई सारे लोग हमें आके कहने लगते हैं कि नहीं, ये बिजनेस तो कभी काम ही नहीं करेगा। तो नकारात्मक सोच वाले लोग और भी कई सारी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि हमें खुद पे ही यकीन नहीं हो रहा होता है, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं आशा के तुरंत बाद ही। उसके बाद एक ऐसा फेज आता है जिसमें आप मेहनत करते जाते हैं और आपको धीरे धीरे उसका आउटकम दिखाई देने लगता है, यानी सफलता मिलने लगती है। तो उसको एक कॉन्फिडेंस फेज या एक्साइटमेंट फेज कहा जा सकता है। यह फेज तब तक चलता रहता है जब तक कि आप उसमें मेहनत करते चले जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप मेहनत तो करते जाते हैं पर उसका आउटकम जो है इतना अच्छा आपको दिखाई नहीं देता है। उसको एक सैचुरेशन टाइम कहा जाता है, जिसको एक रेस्टिंग टाइम भी कहा जाता है। बस ये वाली जो जगह होती है, जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, वहाँ पर अब हमको चीज़ों को रीप्लान करना होता है, रिविजिट करना होता है कि कहाँ पे चीज़ सैचुरेट हो रही है, और उसको दोबारा से एक्ट करना होता है उसको सही तरीके से। पर यदि हम यहाँ पर कुछ गलत काम करने लग जाएं, या हमारी इंटेंशन जो है कुछ गलत करने की हो जाए, जैसे यदि कोई बिजनेसमैन है, यदि वो यहाँ पर अनएथिकल वे से पैसा कमाने के चक्कर में कुछ उल्टे फुल्टे प्रोडक्ट्स निकाल दे, लॉन्च कर दे, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो और लोग फिर गलत फीडबैक देने लगे, तो यानी गलत काम करना अगर शुरू कर दे तो ये ओवर एक्साइटमेंट वाली फेज आ जाती है, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस वाला फेज भी कहा जाता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी इस तरह का फेज आएगा, यानी जो घमंड वाला जो फेज होता है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या इस चीज़ की एक्सेस की जा सकती है, इस टाइप की जब भी चीज़ें होने लगती हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव साइकिल का अंत होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद 3 स्टेप में नेगेटिव साइकिल आती है। पॉजिटिव साइकिल तो 5 स्टेप में आ रही थी, नेगेटिव में 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एकदम से चीज़ें रिवर्स होनी शुरू होती हैं। तो वो जो है पहला एक सावधानी का संकेत मिलता है। उसके बाद जो नेचर होती है वो हमें एक मौका और देती है कि नहीं, अभी भी संभल जाओ, मौका है। पर अगर तब भी नहीं संभलते हैं तो फाइनली डिस्ट्रक्शन वाला फेज आता है। तो उसके बाद जो भी पॉजिटिव हमने काम किया होता है, उसका जो भी रिजल्ट अच्छा आया होता है, वो चीज़ नेगेटिव में जाने लगती है और फाइनली इतनी कम हो जाती है कि उसके बाद लगता है कि काश मैंने ये काम ना किया होता। तो इस तरह से टोटल मिला के 8 स्टेप में ये नेचर की साइकिल काम करती है, जिसमें से 5 पॉजिटिव स्टेप्स हैं और 3 नेगेटिव स्टेप्स हैं। इसको यदि मैं एक ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले आशा की एक किरण आती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई इच्छा की स्टार्टिंग हुई है, कोई डिज़ायर की स्टार्टिंग हुई है, कोई आइडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो पहले टाइम पे जो प्रॉब्लम्स फेस हम करते हैं, जैसा अभी बताया था, तो ये थोड़ा सा
पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड में हम लोग चले जाते हैं, जिसमें आलस्य भी हो सकता है, जिस चक्कर में हम अपनी ग्रोथ को आगे कंटिन्यू करना छोड़ देते हैं। पर यदि जो इस फेज को ओवरकम करके ऊपर निकल जाते हैं, उनके लिए आगे सुनहरा अवसर उनको दिखाई देता है और ऐसा मौका मिलता है जिसमें उनका जो मेहनत का फल है उनको लगातार मिलता चला जाता है। इस टाइम पर जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बढ़ता जाता है और सकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसके बाद एक सैचुरेशन वाला टाइम आता है जिसको रेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। यहाँ पर आप इनपुट तो देते जाते हैं पर आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिखाई देता है, तो ये भी एक नेगेटिव फेज है, इसलिए इसको नीचे की तरफ दिखाया गया है। और उसके बाद आखिरी में एक जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो फेज होता है वो वाला फेज आता है। इस फेज में आने का मतलब ये है कि अब आपके पतन का समय शुरू हो गया है, या जो भी पॉजिटिव इवेंट जो चल रहा है नेचर में उसके खत्म होने का समय आ चुका है। अब ये नेचर में वाली साइकिल किस तरीके से काम करती है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति है, उसके दोस्त की शादी है, तो उसको सबसे पहले इनविटेशन मिलता है। तो जब इनविटेशन मिलता है तो उसके अंदर एक आशा आ जाती है कि ठीक है, मैं पार्टी में जाऊँगा, एंजॉय करूँगा, खाना खाऊँगा। तो ये जो आशा है जैसी ही आती है, उसके बाद वो इवेंट के लिए वेट करना शुरू कर देता है और उसको यही डर सताता रहता है कहीं ऐसा ना हो कि शादी वाले दिन जो है बारिश आ जाए, या फिर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, या मैं समय पे ना पहुंच पाऊं, या फिर उस इवेंट में सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। तो बहुत तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो ये वाला जो फेज़ होता है ये आपकी होप्स को थोड़ा सा कम करने लगता है, जैसा कि इससे पिछले वाले ग्राफ में समझाया था। तो ये वही वाला फेज़ है, प्रॉब्लम वाला फेज़। पर जैसे ही आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके जिस दिन आप पार्टी में पहुंच जाते हैं, शादी वाले इवेंट में पहुंच जाते हैं, जैसे ही आप खाना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे और एंजॉय करना शुरू करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और यहाँ पे सब कुछ एज नॉर्मल चलता रहता है और आपको हैप्पी भी फील होने लगता है। जब आप खाना खा लेते हैं और जो भी आपका पार्टी में एंजॉयमेंट है जब पूरी हो जाती है, तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये वाला फेज होता है जब अगर आप यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं तो ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ये वाली साइकिल दोबारा से रिपीट होने लगेगी कि फिर आप पे कभी बाद में इन्विटेशन आएगा, फिर आप जाएंगे और फिर आप खाएंगे, फिर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ तक सब सही चल रहा है, ये आप एक पॉजिटिव साइकिल में चल रहे हैं। पर यदि यहाँ से आप एक स्टेप यदि आगे बढ़ जाते हैं, जिसको ओवर ईटिंग कहा जाता है, कि नहीं मैं तो इतनी मेहनत से आया, ये वाली शादी वाला इवेंट इतने दिनों के बाद आया है, या फिर ये मेरे दोस्त की स्पेशल दोस्त की शादी है, तो इसमें तो मुझे खाना खाना ही है और मुझे हर तरह का खाना खाना है यहाँ पे। इस तरह की थिंकिंग रख के यदि वो नेचर के रूल के खिलाफ जाके ओवर ईटिंग यदि कर लेता है, तो उसके बाद उसके जो दुष्परिणाम है वो 3 स्टेप में हमको दिखाई देते हैं। तो यानी कि यहाँ से जो है ओवर ईटिंग करते ही यहाँ से पॉजिटिव साइकिल खत्म हो गई है। और उसके बाद 3 स्टेप में, यानी सबसे पहले तो पेट में दर्द होगा। यदि वो आदमी तब भी नहीं मानता है और खाना कंटिन्यू रखता है और खाता ही चला जाता है, तो बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब उसको वॉमिट हो सकती है। तो इस तरीके से जहाँ पे उसको इस चीज़ की आशा थी कि मैं जाके वहाँ पे खाना खाऊंगा, उसका अंत कहाँ पर हुआ, वॉमिट के साथ में, यानी कि बिल्कुल ही नेगेटिव अंत हुआ उसका। और जो पॉजिटिव साइकिल है उसकी समाप्ति कहाँ पे हुई, जब उसके अंदर ये वाला विचार आ गया कि मैं जो है ज़्यादा खाना खाऊंगा क्योंकि ये शायद मौका मेरे को दोबारा ना मिले। तो ये वाला जो फेज़ है, ये वाला फेज़ ही सिर्फ हमको डिसाइड करके देता है कि ये अगली जो साइकिल है वो शुरू होगी कि नहीं होगी। यदि हम सेटिस्फाइड वाले फेज़ तक रुक जाते हैं तो हमें ये नेगेटिव साइकिल का सामना नहीं करना पड़ता है। अब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको कोविड-19 से भी लिंक करके दिखाता हूँ कि ये वाला जो साइकिल है ये एक वायरस पे भी किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा, ना कि इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वायरस हमेशा ये चाहेगा कि वो खुद को स्प्रेड कर सके। तो सबसे पहले वायरस ह्यूमन कम्युनिटी में आता है और वायरस डिटेक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर एक आशा जग जाती है वायरस के अंदर कि ठीक है, मैं अब इंसानों में भी तेज़ी से स्प्रेड हो सकता हूँ और धीरे धीरे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये वायरस के लिए एक होप वाला फेज़ है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है प्रिवेंशन के लिए लॉकडाउन लगा देती है, लोग प्रिवेंशन लेना शुरू कर देते हैं, मास्क लगा लेते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें करने लगते हैं। तो यहाँ पे वायरस के लिए शुरुआती प्रॉब्लम एक आ गई है कि अब वो स्प्रेड कैसे होगा। तो ये वही वाला फेज़ है जो दूसरा प्रॉब्लम वाला फेज़ होता है। उसके बाद फास्टेस्ट स्प्रेडिंग। अब क्या होता है, वायरस एक स्टेप और आगे निकल जाता है क्योंकि लोग उसमें जो है केयरलेसनेस वाली जो चीज़ें दिखाने लगते हैं और लॉकडाउन भी हटा दिया जाता है, तो उसके बाद तेज़ी से वायरस स्प्रेड होने लगता है। तो ये वायरस के लिए कॉन्फिडेंस वाला फेज़ है। इसी दौरान वैक्सीन डेवलपमेंट भी होती है, तो ये वायरस के लिए एक सैचुरेशन पॉइंट है। यहाँ पे वायरस को समझ जाना चाहिए कि अब जो है उसका अंत निकट आने वाला है। पर यहाँ पे भी वायरस रुकता नहीं है और वो क्या करता है, अपने आप को एक ऐसे वेरिएंट में डेवलप कर लेता है जहाँ पे वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड तो हो सकता है पर उसके अंदर जो स्ट्रांगनेस है वो कम हो जाती है, यानी वीक वायरस रहता है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है।
तो इस तरह का जो स्प्रेडिंग होती है वो एक तरीके से ये घमंड वाला फेज आ गया, जिसका मैं बता रहा था कि इसके बाद ही अंत होना शुरू हो जाता है। तो उसने ये तो डिसाइड कर लिया वायरस ने कि मैं तेजी से फैलूंगा, पर उसके चक्कर में उसकी पावरफुल दूसरे लोगों को मारने की जो क्षमता है वो कम होती चली गई। इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादातर लोग जो है वो वायरस से संक्रमित होते गए और उसके बाद उनके अंदर एक इम्यूनिटी खुद ब खुद डेवलप होती गई और उनको नुकसान भी नहीं हुआ। तो यहाँ से वायरस के लिए एक नेगेटिव फेज शुरू हो चुका था। उसके बाद वायरस ने सोचा कि दूसरे वेरिएंट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे ह्यूमन में और अच्छे तरीके से वायरस फैलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो और कमज़ोर पड़ता चला गया और फाइनली वायरस की डेथ हो गई। तो हमें इस नेचर इवेंट साइकिल से यही सीखने को मिलता है कि जो आशा है वो हमेशा अहंकार या घमंड या जो अति होती है उस पर आके ही पॉजिटिव साइकिल खत्म होती है। उसके बाद एक नेगेटिव साइकिल शुरू होती है जो कि 3 स्टेप में चलती है, और इसी तरह से नेचर में सारी घटनाएं इसी तरह से लिंक होके चलती हैं और उनके अंदर आपको इसी तरह के फेजेस देखने को मिलेंगे। कोविड-19 के एग्जाम्पल में ही देख लीजिए, सबसे पहले जो ओरिजिनल वायरस आया था उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। जैसा इससे पहले मैंने चार्ट में आपको ये दिखाया था कि ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाता है, तो ये होप वाला फेज है जहाँ पे ओरिजिनल वायरस था। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस वाला फेज आया उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है क्योंकि वायरस सबसे ज़्यादा उसमें सक्रिय था। ये वो डेल्टा वेरिएंट जो आया था जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद फिर एक सैचुरेशन वाला पीरियड आता है यहाँ पे, और उसके बाद फाइनली बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने वाला ओमिक्रॉन वर्जन आता है, पर वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता। भले ही इसकी संख्या डेल्टा से ज़्यादा होती है, पर क्योंकि ये एक यूफोरिया वाला पार्ट है, यानी वो आखिरी वाला फेज़ है जिसके बाद एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हमने देखा कि अब धीरे धीरे वायरस जो है वो नुकसान कम पहुंचा रहा है, पर उसके वेरिएंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसके बाद और भी तरह तरह के वेरिएंट आए, पर वो फाइनली नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन शुरू हो गया है। तो यानी कि एक जो साइकिल है वो लगभग ओमिक्रॉन का जब स्प्रेड हुआ था वहीं पर ही कोविड की पूरी साइकिल खत्म हो गई थी। इसके बाद अब नेगेटिव साइकिल चल रही है। अगर ये नीचे कंटिन्यू रहती है तो वायरस का जल्दी अंत हो जाएगा। तो यानी कोई भी जब चीज़ है प्रोग्रेस करती है तो 5 स्टेप में ऊपर जाती है और 3 स्टेप में नीचे आती है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से नोट करके रख लीजिए। और एक्चुअल में यदि हम ये देखेंगे कि इलियट वेव हमें देखने में कैसी दिखाई देती है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही दिखाई देती है कि जब कोई भी मार्केट के अंदर भी ट्रेंड शुरू होता है तो वो 5 स्टेप में ऊपर जाता है और 3 स्टेप में नीचे आता है। और शेयर मार्केट के अंदर खासकर यही सब इवेंट्स के अंदर जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, सेम उसी प्रोसीजर में ऊपर जाते हैं। और जब ये वाला एरिया आ जाता है जिसको यूफोरिया फेज कहा जाता है, जब सब लोगों को ये लगने लगता है कि मैं इस स्टॉक को खरीद लेता हूँ या मार्केट में निवेश कर देता हूँ, ये वही वाला टाइम होता है जब उस ट्रेंड का अंत होने वाला होता है। और जैसी एंट्री ले लेते हैं उसके बाद फिर एक नेगेटिव फेज शुरू हो जाता है और फिर हमें लगता है कि हमारी एंट्री के बाद ही हम नुकसान में क्यों जा रहे हैं। तो नॉर्मली जो इलियट वेव होता है उसको इस तरह से नंबरिंग देख के इसको समझा जाता है। तो सबसे पहले जो आशा वाला जो फेज होता है उसको वेव 1 बोला जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम वाले फेज को वेव 2 बोला जाता है। कॉन्फिडेंस को वेव 3 बोला जाता है। सैचुरेशन को वेव 4 बोला जाता है। और फाइनली जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो फेज है, सबके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो बस जैसे तैसे स्टॉक को खरीद लें, तो ये वाला फेज बर्बादी की स्टार्टिंग होती है। इसको 5th वेव बोला जाता है। उसके बाद ABC यानी 3 तरीके से। तो सबसे पहले ये बताया था कि पहली गिरावट आती है उसमें वार्निंग मिल जाती है। दूसरा जो B फेज आता है, ये वाला जो फेज आता है, इसके अंदर लास्ट चांस मिलता है कि अभी भी रुक जाओ, जो इससे पहले मैंने बताया था। उसके बाद आखिरी एक C वेव आती है जिसके अंदर बहुत बड़ी तबाही होती है और जितना भी गेन इस इम्पल्स पीरियड में मिला था, यानी 1 से लेकर के जो 5 वेव तक का जो रास्ता है उसमें जितना भी गेन किया था, वो ये 3 स्टेप यानी करेक्शन फेज ABC के अंदर काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से यदि चीज़ें संभलने लगती है तो यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 करके एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है, उसकी ABC करके करेक्शन आती है। इस तरीके से साइकिल प्रोग्रेस करती जाती है। पर यदि आगे कुछ भविष्य अच्छा नहीं होगा तो ये C वेव ही कंटिन्यू होती चली जाती है नीचे की तरफ और उससे ज़्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है। अब इसका एक चार्ट पे एग्जांपल देख के समझते हैं कि ये वेव आखिर दिखते कैसे हैं। यहाँ मैंने एस्कॉर्ट्स का 1 वीक का चार्ट लिया हुआ है। इसके अंदर देखेंगे 2016 के लगभग में यहाँ से एक वेव की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे वो आशा वाला जो फेज़ है वो यहाँ से शुरू हुआ था कि हो सकता है कि इन फ्यूचर इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, तो इस आशा में कोई ना कोई बायर्स जो होते हैं वो इसको जैसे खरीद के यहाँ तक ले गए। ये वेव 1 वाला फेज़ था। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो पहला फेज़ होता है वो वेव 2 होता है। उसके बाद एक बड़ी वेव चलती है कॉन्फिडेंस वाली, ये वेव 3 है। उसके बाद जो सैचुरेशन वाला जो पॉइंट है वो ये वाला है, वेव 4। और उसके बाद फाइनली यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको वेव 5 बोला जाता है। और ये वही वाला फेज़ है जहाँ पे यदि आपने एंट्री ले ली तो उसके बाद तबाही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये यूफोरिया फेज़ होता है। उसके बाद हम करेक्शन भी देखते हैं तो हमें 3 स्टेप में ही करेक्शन दिखाई देती है। सबसे पहले ये A वाली जो है गिरावट आती है,
उसके बाद ये जो बी है, ये लास्ट चांस मिलता है एग्जिट करने के लिए। यदि आप यहाँ पे भी एग्जिट नहीं करते हैं तो फाइनल एक ड्रैग आता है नीचे की तरफ, जिसको सी वेव बोला जाता है। और इसके बाद देखिए ये गेंस कहाँ तक आपके गायब हो गए हैं। यहाँ पे जो प्राइस था वो लगभग 100 रुपये का हुआ करता था और यहाँ से 1000, यानी 10 गुना हो गई कंपनी। कितने टाइम में? मात्र 3 साल के समय में 10 गुना हो गई कंपनी। और उसके बाद जब यहाँ से प्राइस रिड्यूस होता हुआ आया तो वो जो 10 गुना के गेंस थे वो यहाँ पे लगभग 400 रुपये के आसपास आके स्टेबल हुए। यानी जो आपको 10 गुने का गेन मिल सकता था उसकी जगह पर अब आपको सिर्फ 4 गुने का ही गेन मिल रहा है, यदि आप इस जगह पर एंट्री लेके बैठे थे तो। और यदि आपने सिर्फ यूफोरिया में आके यहाँ फिफ्थ वेव के आसपास यदि एंट्री ली होती तो आपके लिए फिर ये नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा होता बहुत ज़्यादा। अब मार्केट साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम जो है इस मार्केट में पैसा कमा क्यों नहीं पाते हैं। तो जो हमारे सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसको हम एक ऑपरेटर के नाम से बोल सकते हैं, जो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो लोग स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, जिनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है। तो वो किस तरह से सोचते हैं और एक कॉमन मैन किस तरीके से सोचता है, उसमें मैं आपको एक कंपैरिजन बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो ये फेज 1 वेव 1 वाला जो एरिया होता है, वहां पे ऑपरेटर सोचते हैं कि अभी सब खराब है पर बाद में सही होगा, सिर्फ बाद में सही होगा, ये जो एक आशा है इसके आधार पर वो लोग खरीदारी करते हैं। पर कॉमन मैन क्या सोच रहा होता है, अभी तो बर्बादी हुई थी, क्योंकि इससे पहले तो बर्बादी हो ही रही थी। यहाँ से साइकिल ऊपर की तरफ चालू हुआ था, उससे पहले ABC वाला जो था वो वाला यहाँ पे गिरावट चल ही रही थी। तो अभी तो बर्बादी हुई थी, फिर से नहीं फंसूंगा। तो जो कॉमन मैन होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी मंदी देख चुका होता है, तो उसको कोई आशा ही नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करता है और धीरे धीरे स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है। अब ये जो थर्ड वाला स्टेप है, यहाँ तो प्रॉब्लम्स आ गई, ये तो रिट्रेसमेंट है। इसके बाद जो ये कॉन्फिडेंस वाला जो एरिया है, इसमें देखिए क्या हुआ, ऑपरेटर जो सोच रहा है वही हो रहा है, यानी वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। मैंने इसी चीज़ पे दांव लगाया था, ऑपरेटर ने बोला रिजल्ट्स अब अच्छे आने लगे हैं और कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी सारी चीज़ें दुनिया में सही होते हुए दिखाई दे रही हैं। पर कॉमन मैन उस समय क्या सोच रहा होता है, फंडामेंटल खराब है और हो सकता है कि ये कोई बबल हो, यानी कि इसमें एक्सेस पैसा कहीं से आ रहा हो, तो उसी शक के चक्कर में वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता है। उसके बाद फिर एक रेस्टिंग पीरियड आ जाता है यहाँ पे, जैसा कि बताया था, जो वेव 4 वाला होता है ये 3 की समाप्ति के बाद। उसके बाद एक यूफोरिया फेज आता है जिसके अंदर ऑपरेटर क्या सोच रहा है ये देखिए, अब अच्छी डिमांड है बेच देता हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पे खरीदा हुआ था तो वो इस जगह पे बेचने के लिए तैयार है। पर कॉमन मैन क्या सोच रहा है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है अब खरीद लेता हूँ। तो जितने भी कॉमन मैन होते हैं वो अक्सर ये जो फिफ्थ वेव की जो एंडिंग होती है इसी जगह पर आके फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटर मैं निकल गया बाकी फंसेंगे, उसने सारा माल यहीं पर ही बेच दिया, कॉमन मैन ने सारा माल यहीं पर ही खरीद लिया है। तो सारे स्टॉक्स अब कॉमन मैन के पास पहुंच गए हैं और ऑपरेटर को मालूम है कि अभी कुछ समय बाद, यानी कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद बुरी खबरों का सिलसिला शुरू होने वाला है, इसलिए वो पहले ही सब चीज़ें कैलकुलेट करके एग्जिट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बायर्स मिल जाते हैं ऑपरेटर को कि वो अपना सारा का सारा जो माल है वो ऑफलोड कर सकता है वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक प्राइस नीचे आने लगता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जो रिटेलर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि स्टॉक इतना गिर गया और ये स्टॉक पहले पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो अब भी बहुत अच्छा चलेगा। हाँ चलेगा, पर ये वाला समय ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ ए वेव है। उसके बाद एक बी वाला एक बाउंस आता है, उस बाउंस के अंदर देखिए ऑपरेटर फिर यही बोलता है कि मैं निकल गया बाकी लोग फंसेंगे। वो जो बचा कुचा थोड़ा बहुत माल होता है वो भी ऑपरेटर यहाँ पे बेच देता है। और कॉमन मैन क्या कहता है, फंडामेंटल अच्छे हैं प्राइस ऊपर आ जाएगा। वो अपने आप को इसी तरह की बातें समझाता रहता है कि फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और स्टॉक प्राइस कभी ना कभी तो ऊपर आ ही जाएगा करके। वो जो स्टॉक वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहता था अब उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठ जाता है। और उसके बाद फिर एक फाइनल वेव आती है जिसमें सभी के हौसले टूट जाते हैं और एक्चुअल में इतनी बुरी खबरें आती हैं कि प्राइस नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ऑपरेटर क्या बोलता है, जब सबसे बुरी खबर आ जाएगी तब खरीद लूंगा, क्योंकि उसको सही काम करना है, वो तो नेचर के रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। पर यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉमन मैन है वो नेचर के एकदम अपोजिट काम कर रहा है। जहाँ पे बर्बादी शुरू हो रही थी वो वहीं पे एंट्री ले रहा था, जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला फेस था वो वहीं पे ही एंट्री ले रहा था, जबकि जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल नेचर के रूल के अकॉर्डिंग सही जगह पे खरीद रहा है और सही जगह पे बेच रहा है। तो कॉमन मैन यहाँ पे क्या कह रहा है, फंडामेंटल खराब है अभी बेच देता हूँ नहीं तो जीवन भर के लिए फंस जाऊंगा। जबकि ये वाला जो फेस था वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी बर्बाद हो ही चुका है, तो बर्बाद होने के बाद ये सोचना कि और बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर एक नई आशा शुरू होगी और यहीं पे जो ऑपरेटर होते हैं वो दोबारा से माल खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 करके एक नई वेव शुरू हो जाती है। तो जो इमोशंस काम करते हैं वेव के पीछे उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटर होता है वो मैक्स बाइंग करता है जब बॉटम बन गई होती है, यानी कि जब सब नेगेटिव न्यूज़ होती है, जैसा कि अभी हमने बात की थी। और जो कॉमन मैन होता है वो मैक्सिमम सेलिंग कर देता है यहाँ पे कि मुझे अब नहीं करना कुछ भी। और जब ये थोड़ा थोड़ा प्राइस ऊपर जाने लगता है
तो उसको पूरा यकीन हो जाता है कि अब ये दोबारा प्राइस नीचे की तरफ ही जाना है। तो जो पहले से फंसा हुआ आदमी होता है, जैसे मान लीजिए कि वो यहाँ पे फंसा हुआ था, स्टॉक प्राइस नीचे आया, ऐसे घूम के ऊपर की तरफ आने लगा, तो जैसे ही उसका लेवल एवरेज प्राइस वापस आने लगता है वो धीरे धीरे एग्जिट करने लग जाता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे एग्जिट होकर निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर होता है वो एक प्रॉब्लम की तरह काम करता है, लोगों को शक भी रहता है क्योंकि बुरी खबरें अभी भी आ रही होती हैं, तो ये जो है प्राइस दोबारा वापस रिट्रेस होकर थोड़ा नीचे आ जाता है। पर यहाँ से ज़्यादा रिट्रेस हो नहीं पाता है क्योंकि ऑपरेटर अब दोबारा से खरीदने लगता है। तो ऑपरेटर यहाँ पे मैक्सिमम ग्रीड में आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें धीरे धीरे सही भी होने लगती हैं वाकई में इकोनॉमी में, ऐसा नहीं है कि हवा में ही चलना शुरू कर देता है। तो ऑपरेटर के अंदर आ जाता है मैक्सिमम ग्रीड, तो वो यहाँ पे खरीदता जाता है और आराम से उसको होल्ड करके बैठा रहता है। यानी जो सबसे बढ़िया जो होल्डिंग पीरियड होता है वो ये वेव 3 वाला होता है। यदि आप इसमें गलती से अगर आप आ जाते हैं इसमें, या जाने अनजाने में, या आप किसी स्टडी के माध्यम से भी यदि आपको एक बार ये वाली वेव 3 मिल जाती है, तो उसके बाद आपको मैक्सिमम ग्रीड वाले मोड में आ जाना होता है। जितना आप लालच करेंगे इस वाली वेव में, उतना ज़्यादा आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। तो कॉमन मैन क्या होता है, यहाँ पे डाउट में ही फंसा रहता है कि ये वेव जो है ऊपर जा रही है या ऐसा तो नहीं है वापस आ जाएगी, तो इसी डाउट के चक्कर में वो कुछ नहीं खरीदता। जबकि यही वाला वो वाला फेज होता है जहाँ पे मैक्सिमम ग्रीड रखनी होती है। इसके बाद अगला जो सैचुरेशन वाला फेज आता है, यहाँ पे एक रेस्टिंग टाइम होता है, यहाँ पे भी धीरे धीरे गेंस वापस जाने लगते हैं। जो थोड़े बहुत जो कॉमन मैन होते हैं वो भी यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। अब आखिरी एक यूफोरिया फेज आता है, यानी अब टीवी पे हर जगह पे एक ही न्यूज़ आ रही होगी कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, यहाँ पे निवेश कीजिए, और हर कोई नया डीमैट अकाउंट खोल के और निवेश करने की सोच रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है उसको मालूम है कि जो अच्छी खबरें आनी है वो सब ऑलरेडी आ चुकी हैं, अब इससे महंगा बेचने के लिए और अच्छी खबरें नहीं आएंगी बाद में, और बल्कि बुरी खबरें आने का समय आ गया है। तो वो क्या करता है, अपनी मैक्सिमम सेलिंग इसी वेव यानी वेव जो 5 होती है इसके अंदर मैक्सिमम सेलिंग कर देता है। और जो कॉमन मैन होता है उसको कुछ मालूम ही नहीं होता और वो नेचर के रूल के खिलाफ काम कर रहा होता है। इस वजह से यहाँ पे वो मैक्सिमम बाइंग कर लेता है, और उसके बाई करने के बाद, क्योंकि ऑपरेटर तो वैसे भी जा चुका है, उसके बाद बुरी खबरों का सिलसिला कुछ दिनों में शुरू हो जाता है। और उसके बाद इतनी बुरी खबरें आती हैं, कॉमन मैन का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। जब पूरी तबाही हो जाती है उसके बाद ऑपरेटर फिर यहाँ पे मैक्स बाइंग कर लेता है, और जो कॉमन मैन होता है वो डर के कि शायद कभी मार्केट रिकवरी ना हो, तो वो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम सेलिंग कर देता है। और इस तरह से हमने देखा कि जो इमोशंस हैं वो जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं कॉमन मैन के लिए, और ऑपरेटर एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। पहले तो हमें अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, और अच्छा ट्रेडर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। हमें पहले नेचर को समझना पड़ेगा कि नेचर किस तरह से काम करती है। यदि आप नेचर के नियमों के साथ में चलेंगे तो आपको हमेशा नेचर रिवार्ड देगी, और स्टॉक मार्केट में भी यही चीज़ एकदम सत्य है। यदि आप स्टॉक मार्केट के नियम जो कि नेचर बेस्ड ही है, यदि आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको रिवार्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसी ग्राफ के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आलस्य का त्याग करते हुए, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच रखते हुए काम करते जाना होता है। और यदि आपको कभी भी लगे कि आपकी तरक्की रुक गई है तो एथिकल तरीके से दोबारा इस साइकिल पे चर्चा करनी चाहिए, और अपने दिमाग में इस तरह के विचार रखने चाहिए कि मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं। पर यदि आप इसकी जगह पे आप कोई गलत काम करने लग गए, और अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो है वो वाला फेज आपके अंदर आ गया, तो उसके बाद आपका डिस्ट्रक्शन निश्चित है। तो हमेशा याद रखिए, चाहे स्टॉक मार्केट में हो चाहे जीवन में हो, सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही नेचर आपको अच्छा रिवार्ड देगी और मार्केट भी आपको अच्छा रिवार्ड देगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये इलियट वेव की नेचर इवेंट वाली जो साइकिल है वो पूरी तरह से समझ में आई होगी। ये अभी बुनियादी टॉपिक हैं और ये एक फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, जिसके बाद आपको आगे वेव थ्योरी को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अभी आप इसको केयरफुली समझने की कोशिश कीजिए, और इसके अंदर जितनी भी साइकोलॉजिकल बातें बताई गई हैं, यदि आप उसी तरह की गलती कर रहे हैं तो आप इससे ज़रूर सीख सकते हैं कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे थे, जिस वजह से आपको हमेशा ही यहाँ पे नुकसान होता आ रहा है। यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अंदर भी हम इलियट वेव से रिलेटेड काफ़ी सारा डिस्कशन करते रहते हैं। और जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर एक नॉमिनल सी फीस के अंदर आपको लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कशन के थ्रू उसमें समझाते रहते हैं कि किस वेव में और कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। और यदि आपको ये वाली वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं पर पैसा नहीं बना पा रहे हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।